जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे और ये स्लेव डायनेस्टी का थर्ड पार्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, कुछ जानकारियाँ इल्तुतमिश के बारे में बात किए थे, समझे थे उसके बारे में कि इल्तुतमिश कैसा था, वो कैसे करके राजा बना था और उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो आज हम लोग उसी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और कल हम लोग वीडियो में देखे थे कि इल्तुतमिश के द्वारा कितने प्रकार के सिक्के जारी करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको हमने बताया था 2 प्रकार के सिक्के जारी करवाए जाते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के सिक्के कौन कौन से थे, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके द्वारा दोस्तों बात करी जाए तो 2 प्रकार के सिक्के जारी करवाए जाते हैं। इसके द्वारा 2 प्रकार के सिक्के जारी करवाए जाते हैं। 2 प्रकार के सिक्के को जारी करवाए जाते हैं। 2 प्रकार के सिक्के जारी करवाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को मैंने पूछा था करवाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो सिक्का होता है दोस्तों, वो पहला आपका चांदी का सिक्का होता है। फर्स्ट अगर बात करें तो चांदी के सिक्के और दूसरा जो होता है आपका वो सोने के सिक्के नहीं होते हैं, बल्कि कुछ और सिक्के होते हैं। अगर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरा जो होता है आपका वो कॉपर सिक्के होते हैं। कॉपर के सिक्के, 2 तरह के सिक्के चलाए जाते हैं इसके द्वारा। एक आपका चांदी के सिक्के और दूसरा था आपका कॉपर के सिक्के। और चांदी का जो सिक्का था दोस्तों, चांदी के सिक्के को टका कहा गया था। तो अगर बात करें, इसे टका कहा जाता था। टका कहा जाता आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। और अगर कॉपर के सिक्के के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर के सिक्के को यहाँ पर जीतल कहा जाता था। जीतल कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे टका हो जाएगा। और कॉपर के सिक्के को जीतल के नाम से जाना जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसके द्वारा अगर इल्तुतमिश के बारे में बोले तो 1229 एडी में 1229 एडी में खलीफा के द्वारा खिलत व प्रमाण इनको प्राप्त हो जाता है। खलीफा के द्वारा इनको प्रमाणता मिल जाती है। खलीफा के द्वारा इसको प्रमाणता मिल जाता है। मिल जाता है। अगर बात करें कि किस चीज़ की प्रमाणता मिल जाती है, तो ये सम्राट कहलाने का प्रमाणता मिल जाता है। और ये स्वतंत्र शासक की उपाधि भी मतलब ले लेता है, स्वतंत्र शासक का प्रमाणता ले लेता है। ये खलीफा के द्वारा जो प्रमाणता मिलता है, इसका मतलब कि यह स्वतंत्र शासक बन गया। यह स्वतंत्र शासक कहलाने लगा। नेक्स्ट अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो खलीफा के द्वारा इसे सुल्तान आजम के नाम से जाना जाता है। बोला जाता है कि खलीफा के द्वारा इसे सुल्तान आजम कहा गया। खलीफा के द्वारा इसे सुल्तान आजम कहा गया। सुल्तान आजम कहा गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इल्तुतमिश को खलीफा के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, तो सुल्तान आजम जो है इसको उपाधि दी गई। इस नाम से इसको बताया गया है, बोला गया है। अगर हम बात किए थे पिछले क्लास में कि
ये जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में जो है 1 2 3 4 और एक 5, कुतुब मीनार जो है आपका 5 मंजिला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और 2 से लेकर 4 मंजिल का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बदायूं का जामा मस्जिद जो था, बदायूं का जामा मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नसरुद्दीन महमूद जो गवर्नर था, नसीरुद्दीन महमूद जो था आपका, वो इल्तुतमिश का पुत्र था। गवर्नर इसको बनाया जाता है बंगाल का, और नसरुद्दीन महमूद जो था वो पुत्र था आपका इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के पुत्र का जो नाम है वो नसरुद्दीन महमूद था, और ये गवर्नर था बंगाल का। और दोस्तों इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण कोई भी अच्छा शासक इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी है, अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है। और इसका एक ही पुत्र नसरुद्दीन महमूद जो था वो एकदम काफ़ी अच्छा सम्राट बनता अगर वो जीवित होता तो। और इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इल्तुतमिश को चिंता होने लगती है कि अब हमारी राजगद्दी को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन संभालेगा। और इल्तुतमिश जब आखिरी वक्त में होता है, अपने अंतिम समय को गिन रहा होता है, वो उस समय जो है वो बोलता है कि हमारा जो उत्तराधिकारी होना चाहिए वो हमारी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो ये बोलता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इसी की याद में एक मकबरा बनवाता है इल्तुतमिश, अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनाता है दिल्ली में, जिसको सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि जो इल्तुतमिश था उसका जो योग्य पुत्र था, जो राजगद्दी पर बैठने लायक था, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। वो बंगाल का गवर्नर होता है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसके याद में इल्तुतमिश के द्वारा एक मकबरा का निर्माण करवाया जाता है, जिसे सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें अपने पुत्र की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया जाता है, एक मकबरा बनवाया जाता है, मकबरा जिसका नाम जो है वो सुल्तानगढ़ी होता है, सुल्तानगढ़ी। और दोस्तों ये सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था अपने पुत्र की याद में। और ये सुल्तानगढ़ी जो है भारत की प्रथम मकबरा कहलाती है, भारत की प्रथम मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा है ये मकबरा। इसलिए इल्तुतमिश को टॉम्ब ऑफ फादर भी कहा जाता है। टॉम्ब ऑफ फादर नहीं, फादर ऑफ टॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है आपको सुल्तानगढ़ी को, जो एक मकबरा बनवाया गया था अपने पुत्र की याद में इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों। इसीलिए इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ टॉम्ब इन इंडिया, फादर ऑफ टॉम्ब इन इंडिया।
के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा भारत का प्रथम मकबरा इनमें से किसको माना जाता है? सुल्तानगढ़ी को मारेंगे। और अगर बात करी जाए फादर ऑफ टॉम इन इंडिया तो इल्तुतमिश को सही करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो नागौर जो राजस्थान है, नागौर राजस्थान में एक प्लेस है राजस्थान अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अतार कीन का दरवाज़ा बनवाया जाता है। यहाँ पर अतार कीन का दरवाज़ा बनवाया जाता है दोस्तों। और इल्तुतमिश जो है स्वयं का एक मकबरा बनवाता है, स्वयं का मकबरा बनवाता है, स्वयं का मकबरा बनवाता है दोस्तों इल्तुतमिश। और ये जो मकबरा है दोस्तों, इल्तुतमिश का जो मकबरा, ये आपका दिल्ली में है और ये आपका पड़ता है कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार परिसर में ही है। कुतुब मीनार के पास बनवाता है अपना मकबरा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा अपना मकबरा का निर्माण दिल्ली में कहाँ पर किया गया था? तो कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार परिसर में। अगर इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, इसका जो उत्तराधिकारी होगा उसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, पहले अगर हम बात करें तो इस इल्तुतमिश की जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु दोस्तों 1236 ईस्वी 1236 एडी में हो जाता है। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे तो इल्तुतमिश का मानना था कि हमारी पुत्री जो है वो योग्य शासिका बनेगी और ये वागडोर को संभालेगी, इस राज्य का नियंत्रण में, अपने राज्य को नियंत्रण में रखेगी। इसका मानना था, इल्तुतमिश का मानना था। ये इल्तुतमिश चाहता था कि हमारी पुत्री को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों के द्वारा इल्तुतमिश का एक और पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज, उसको जो है राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है दोस्तों। तो इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी वो रुकनुद्दीन को बनाया जाता है, रुकनुद्दीन को बनाया जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 एडी में। और दोस्तों ये जो है वो शासक, ये रुकनुद्दीन जो शासक है ये विलास वाला शासक है दोस्तों। ये विलासी प्रवृत्ति का है, यह जो है विलासी प्रवृत्ति का है, विलासी प्रवृत्ति का है। और ये जब तक शासन किया दोस्तों, इसकी मदर जो है, इसकी माता का छाया इस पर पड़ा रहा। और इसकी जो मदर थी, उसका नाम था शाह तुर्कान। और इसी का जो है ये छाया बना रहा। इसी की माँ के सहारे रुकनुद्दीन फिरोज शासन किया था कुछ दिनों तक। और अमीर लोग जो थे वो रुकनुद्दीन को पसंद नहीं करते थे। ये जब उत्तराधिकारी बना रुकनुद्दीन फिरोज तो दोस्तों अमीर लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अमीर लोग चाहते थे कि इसे हटा करके किसी और को जगह मिले यहाँ पर। तो एक दिन क्या होता है, रजिया सुल्तान लाल कपड़ों में वहाँ पर मकबरे के पास जा करके खड़ा हो जाती है और लोगों को इकट्ठा करके बोलती है कि मेरे पिता यानी कि इल्तुतमिश
इनके द्वारा कहा गया था कि अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो वो मेरी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ये जो शासक बना है आपका रुकनुद्दीन फिरोज, ये विलासी प्रवृत्ति का है और मैं आप लोगों से न्याय मांगना चाहती हूँ। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर अगर बात करेंगे तो सभी लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि हम इसे कुछ, मतलब हम आगे अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका रुकनुद्दीन फिरोज है इसको राजगद्दी से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे चुनाव होता है। रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन का क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें रजिया सुल्तान जो है वो जीत जाती है और इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके गद्दी से और आपको रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद वो रजिया जीत जाती है और दिल्ली की जनता जो है चुनाव का स्वागत करती है और फिर रजिया सुल्तान को जो है वो दिल्ली पर बैठा दिया जाता है। दिल्ली पर अधिकार जो है वो प्राप्त करती है रजिया सुल्तान। इस तरह अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान बनती है। मैंने आपको बोला दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगी, वो हम बात करेंगे अगले क्लास में। अगर आपको यहाँ तक समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, समझ में आया हो तो भी कमेंट में बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।